पाकिस्तान की क्रिकेट पर काफ़ी दाग लगे हैं, लेकिन उनमें से दो सबसे बड़े हैं। पहला जब 2009 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हुआ और दूसरा जब 2010 में 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए। लेकिन ये स्पॉट फिक्सिंग इतनी सिंपल नहीं है जितना लोग समझते हैं। ये सिर्फ पैसे लेकर नो बॉल्स डालना नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम थी जिसे आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। बात है 12 अप्रैल साल 2006 की। शाहिद अफरीदी टेस्ट क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं क्योंकि टेस्ट क्रिकेट उनके एग्रेसिव स्टाइल को सूट नहीं कर रहा था और उन्हें अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम चाहिए था। इसके बाद पाकिस्तान अगले 3 साल तक टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल करता रहा और कैप्टन्स बदलते रहे। पहले शुएब मलिक आए, फिर यूनिस खान आए, फिर इंज़मामुल हक आए, लेकिन कोई भी सूटेबल कैप्टन नहीं मिला। इसलिए 2010 में पीसीबी ने शाहिद अफरीदी को रिक्वेस्ट की कि वो एज अ कैप्टन वापस आए और अफरीदी मान भी गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली टेस्ट में ही पाकिस्तान को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा और अफरीदी ने फिर से रिटायरमेंट अनाउंस कर ली, सिर्फ एक मैच खेलने के बाद। अब ये ऑस्ट्रेलिया का सीरीज बीच में ही फंसा था और ऊपर से आगे इंग्लैंड टूर भी आ रहा था, तो इसलिए सलमान बट को कैप्टन बनाया गया। 22 अगस्त साल 2010 इंग्लैंड के लॉर्ड्स स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड का 4th टेस्ट मैच चल रहा था। एक ऐसी सीरीज जहां प्रेशर बहुत ज़्यादा था और पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर ऑलरेडी परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा लोड था। टीम के कैप्टन थे सलमान बट और उनके साथ बॉलिंग अटैक में शामिल थे मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ, दोनों अपनी पीक फॉर्म में थे। लेकिन इस मैच के पीछे चल रही थी एक ऐसी कहानी जिसने पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा धब्बा लगा दिया। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर था न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, जहां एक अंडरकवर रिपोर्टर था मजहर महमूद, जिसे फेक शेख के नाम से भी जाना जाता था। उसने एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया। ये लोग फेक बिजनेसमैन और गैम्बलर्स बन के आए और उनका टारगेट था एक एजेंट मजहर मजीद, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ कनेक्टेड था। मजीद ने रिपोर्टर्स को बोस्ट करते हुए बोला कि मेरे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैं पैसों के बदले फिक्स करवा सकता हूं। और जब रिपोर्टर्स ने कैश दिया, मजीद ने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि 1.5 लाख पाउंड्स को कौन मना करेगा। लेकिन जो मजीद को पता नहीं था वो ये था कि वहाँ पर कैमरास लगे थे जिन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। फिर आया पाकिस्तान टूर्स इंग्लैंड का 4th टेस्ट, जो 26 अगस्त 2010 को शुरू हुआ। मजीद ने रिपोर्टर्स को पहले ही बताया था कि किस बॉल पर नो बॉल होगा। उसने बोला कि मोहम्मद आमिर अपने 3rd ओवर की पहली बॉल पर नो बॉल डालेगा और मोहम्मद आसिफ अपने 10th ओवर की 6th बॉल पर। और जब मैच हुआ, दोनों प्रेडिक्शंस 100% एक्यूरेट निकले। टीवी कैमरास ने वो एग्जैक्ट मूवमेंट कैप्चर कर लिया। आमिर का वो ह्यूज ओवर स्टेप जो आज के दिन तक फेमस है, और आसिफ का डेलिबरेट नो बॉल डालना, सब कुछ आज के दिन तक मौजूद है। उस वक्त किसी को भी समझ नहीं आया, लेकिन अगले दिन जब न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने अपना रिपोर्ट पब्लिश किया तो पूरा क्रिकेट वर्ल्ड शॉक में आ गया था। 28 अगस्त साल 2010 लंदन पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड ने केस रजिस्टर किया। मजहर मजीद सबसे पहले अरेस्ट हुआ और फिर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट प्लेयर्स तक पहुंच गई। होटल रूम से फ़ोन्स, लैपटॉप्स और कैश रिकवर हुआ और 3 बड़े नाम सामने आए: सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर। 4 सितंबर साल 2010 आईसीसी ने तीनों को सस्पेंड कर दिया। पब्लिक डिवाइडेड थी, कुछ लोग कहते थे कि ये एक सेटअप था और कुछ कहते थे कि ये ओपन बिट्रेयल था। फिर जनवरी 2011 में आईसीसी की फॉर्मल हियरिंग शुरू हुई और 5 फरवरी 2011 को ट्रिब्यूनल ने अपना डिसीजन सुना दिया। सलमान बट को 10 साल के लिए बैन किया गया, मोहम्मद आसिफ को 5 साल और मोहम्मद आमिर को 5 साल के लिए। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। यूके के साउथवार्क क्राउन कोर्ट में क्रिमिनल केस चला। चार्ज था कंस्पिरेसी टू चीट और एक्सेप्ट करप्ट पेमेंट्स। मजहर मजीद और मोहम्मद आमिर ने इमीडिएटली अपनी गलती कन्फेस की, लेकिन सलमान बट और मोहम्मद आसिफ ने केस लड़ने का फैसला किया। कोर्ट में उनके अगेंस्ट वीडियो क्लिप्स, मैसेजेस और बैंक रिकॉर्ड्स को प्रेजेंट किया गया और 1 नवंबर साल 2011 को जूरी ने दोनों को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। 3 नवंबर को उन्हें जेल सेंटेंस मिली। सलमान बट को 2.5 साल, मोहम्मद आसिफ को 1 साल, मोहम्मद आमिर को 6 महीने और मजहर मजीद को 2 साल 8 महीने। सब ने कुछ हिस्सा सेंटेंस का सर्व किया और फिर रिलीज़ हो गए। बाद में तीनों ने कोर्ट ऑफ
ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स CAS में अपील की, लेकिन सबको डिसमिस कर दिया गया। बैन्स वैसी की वैसी रहीं। मोहम्मद आमिर ने रिमोर्स शो किया, ICC के साथ कोऑपरेट किया और 2015 में उनका बैन जल्दी में ही लिफ्ट कर दिया गया। उनका टाइम ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन उनके बैन को हटा दिया गया। 2016 में आमिर ने कमबैक किया और दोबारा पाकिस्तान के लिए खेला, लेकिन बट और आसिफ कभी भी नेशनल टीम में वापस नहीं आ पाए। मज़हर मजीद लाइफ टाइम के लिए क्रिकेट से दूर रहा। इस स्कैंडल ने पाकिस्तान क्रिकेट को जड़ से हिला दिया था। पब्लिक ट्रस्ट टूट गया, PCB पर एम्बेरसमेंट हुई और दुनिया भर में पाकिस्तान की इमेज पर बड़ा दाग लगा। ICC ने एंटी करप्शन लॉज को और भी स्ट्रिक्ट बना दिया और प्लेयर्स के लिए ट्रेनिंग मैंडेटरी थी। कुछ लोगों ने लाइफ टाइम बैन की डिमांड की, तो कुछ लोगों ने कहा कि यंग प्लेयर्स को एक और चांस देना चाहिए। और इस बात पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है कि मोहम्मद आमिर उस वक्त 18 साल के बच्चे थे, तो हो सकता है कि उन्हें मैनिपुलेट किया गया, उन्हें ज़बरदस्ती ये करवाया गया, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को माना। ये एक बहुत बड़ी बात है। But it is so sad, David, an 18-year-old with that sort of talent. And then for him to be getting involved in this, I'm absolutely sure he didn't go looking for anyone. Someone has dragged him into this. And it is so sad. आज भी 2010 का ये स्कैंडल क्रिकेट की हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर माना जाता है और याद दिलाता है कि टैलेंट चाहे जितना भी हो, इंटीग्रिटी के बिना कोई भी गेम सेक्रेड नहीं रहता। मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट आज तक खेलते हैं और काफ़ी अच्छी इमेज रिकवर करी है उन्होंने अपने आप की। लेकिन मोहम्मद आसिफ और सलमान बट के लिए ये नहीं कहा जा सकता। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।